हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि आज हम लोग एक सेशन करने वाले हैं। ऑनलाइन सेशन कर रहे थे बट थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, बट ये क्वेश्चंस आप तक पहुंचने चाहिए, इसलिए इस सेशन को मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड करके आपको भेज रही हूँ। तो जिसमें मैं आप लोगों को अराउंड 20 से 25 तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव फॉर्म पे आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपसे पुट ऑन करने वाली हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस, और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दूंगी, बट कोशिश ये कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। और बहुत जल्द, यानी कि हो सकता है कल या परसों में मैं आप लोगों का सेकंड सेशन भी लेने वाली हूँ, जिसमें आप लोग खुद रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक रैपिड सेशन है जिसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारा, जो हम अभी लाइव सेशन में भी कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, तो बट बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रह भी गए थे। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एमबीओ, कि एमबीओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना था। सो दैट इज दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, नोट करते जाइएगा। फर्स्ट वन इज एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की मॉडर्न टेक्निक है जिसके द्वारा एम्प्लॉइज को उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो उनको पहले ही बता दिए जाते हैं, उनके साथ डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट दिया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो टारगेट वो टाइमली कंप्लीट कर सके। सेकंड है आपका बार्स, की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बार्स। दिस इज ऑल्सो दी परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा भी है, जो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बार्स। तो बार्स दैट इज बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो है वो डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन याद रखिएगा, बार्स। द थर्ड क्वेश्चन इज एसपीएसएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएसएस। एसपीएस एक रिसर्च सॉफ्टवेयर है जो आप लोग अपनी रिसर्च के लिए यूज करते हैं, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपको रिलेशन, रिग्रेशन, अपने डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समराइज करना, वो सारे के सारे टास्क आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, है ना। और ये जो है ये आईबीएम ने इसको बनाया है। और दूसरा एसपीएसएस, इसका फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इसको याद रखिएगा, ज्यादातर मैनेजमेंट और कॉमर्स के बच्चे जब अपना थीसिस बनाते हैं या अपना कोई भी रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसके लिए वो इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है। सो आई नो कि आप सभी जानते होंगे कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1 जनवरी 1955 में आपका ये स्टैब्लिश हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक जो है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपकी जनरल काउंसिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो द फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड सेकंड इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है कि पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए कौन सी बॉडी हेल्पफुल होती है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, तो दैट इज दी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था विटन वुड ट्विंस जो है उसके मेंबर्स कौन कौन से, मतलब विटन वुड्स ट्विंस क्यों कहा जाता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो विटन वुड्स ट्विंस में आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं। 1994 में आपका ये एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस आपकी तभी हुई थी और उसी समय पर विटन वुड ट्विंस बनाया गया था। बेसिकली किस लिए बनाया गया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी, तो जो भी मतलब नुकसान हुआ था, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शंस करना था, उस कंस्ट्रक्शंस को दोबारा से करने के लिए विटन वुड्स ट्विंस को लेकर आया गया, जिसमें आईएमएफ यानी कि आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक, जिसको हम आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना, याद रखिएगा। आईबीआरडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों वहां पर जो संस्थाएं हैं ये मौजूद थी विटन वुड्स ट्विंस में, ठीक है, मतलब ये दोनों क्रिएट की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीआरडी का फुल फॉर्म और आईएमएफ का फुल फॉर्म, ये आप जानते ही हैं। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, कितने 8 क्वेश्चन हो गए, 8 के 10 ही हो गए, क्योंकि बीच बीच में हमने और भी क्वेश्चन में एड ऑन कर दिए थे। अब 9 पर हमारा आता है फिगर हेड। आप लोग पता ही है कि जो फिगर हेड मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि फिगर हेड जो है वो कौन से रोल के अंदर आता है। एज यू नो कि जो आपका जो मिन्सबर्ग थे, इन्होंने यहाँ पर आपके 3 रोल्स दिए थे, उन 3 रोल को उन्होंने 10 में डिवाइडेड कर दिया था। तो इंफॉर्मेशनल, इंटरपर्सनल एंड डिसीजन, ये 3 तरह के रोल होते हैं। तो फिगर हेड किसके अंदर आता है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये चीज पता थी या नहीं पता थी।
सो द राइट आंसर इज इंटरपर्सनल रोल, ये इंटरपर्सनल रोल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड टू द ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू दी मोटिवेशन, मोटिवेशन से रिलेटेड है। जो थ्योरी हमें बताती है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को किस तरीके से करना चाहिए और वो काम आपको कैसे मोटिवेट करता है, उसके बारे में ये थ्योरी हमें बताती है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी। तो एलिमेंट है आपका पहला एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस, ये 3 आपको याद रखने हैं। अब आपको ये मुझे बताना है कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, इनका मीनिंग क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, इसके मीनिंग क्या होते हैं? लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस, इनका मतलब क्या होता है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये जो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछी जाती है किसी न किसी तरीके से। और एक बात और ध्यान रखना कि जब इन सबको मल्टीप्लाई किया जाता है, सो व्हाट वी रिसीव द मोटिवेशन, हमको यहाँ पर एक फोर्स मिलता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द मोटिवेशन। हमको इनकी सहायता से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। और हमेशा ध्यान रखो जो भी हमारे एफर्ट्स हम लगाते हैं वो एफर्ट्स जो है वो एक तरह से ये थ्योरी कहती है कि कर्म किए जा, फल अपने आप मिलेगा। इस बेस पर ये थ्योरी आपकी वर्क करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआरजी थ्योरी? तो ईआरजी का फुल फॉर्म है आपका, दैट इज, पता है सबको? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी ईआरजी थ्योरी है, ये जो ईआरजी थ्योरी है इसे ब्रूम जो आपकी मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी का एडवांस रूप भी कहा जाता है कि ये मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी का एडवांस रूप है। और ये जो थ्योरी है आपकी, इसका फुल फॉर्म है आपका एग्जिस्टेंस, रिलेटनेस एंड ग्रोथ, ठीक है। एग्जिस्टेंस, रिलेटनेस एंड ग्रोथ, याद रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका नॉर्मल पोस्टोकॉर्प। पोस्टोकॉर्प किसने दिया हुआ है? पोस्टोकॉर्प किसने दिया हुआ है? वो कंसेप्ट किसने दिया हुआ है? लूथर गुलिक। अभी तक सबको याद हो चुका होगा, नहीं है तो अभी के अभी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? 14 प्रिंसिपल्स में से यूनिटी ऑफ कमांड एक कंसेप्ट है, ये क्या कहना चाहता है अपने आप में, आपको ये बताना है। सो यूनिटी ऑफ कमांड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि 1 हैड 1 बॉस, एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए, 4-4, 5-5 बॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 हैड 1 बॉस, इस कंसेप्ट को ये बताता है। बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में ये फॉलो होता है, बट एक्सेप्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ऑथोरिटी, फ्लो ऑफ डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ऑथोरिटी का जो फ्लो होता है, मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑथोरिटी का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑथोरिटी मतलब कोई एक ऐसा बंदा जो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, वो पर्सन ऊपर ऑथोरिटीज में आता है। तो ऑथोरिटी का जो फ्लो जाता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कैसा जाएगा? टॉप टू बॉटम जाएगा। और वही सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो आपका बॉटम से टॉप जाएगा, ठीक है, बॉटम से टॉप जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। सो ये हो गए आपके 15 और 16। नाउ 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। आप सभी ने सुना हुआ है, जिसमें कि हमारे डिफरेंट जो हमारे चारों तरफ से हमको यहाँ पर क्या मिलता है, हमको हमारा फीडबैक मिलता है, हमारे खुद की तरफ से, हमारे बॉस की तरफ से, हमारे सुपीरियर की तरफ से, सीनियर की तरफ से और सभी की तरफ से। नाउ अगर 360 डिग्री अप्रेजल का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वैसे तो 2 आते हैं, एक होता है 540 डिग्री जिसमें हमारे कुछ एक्सटर्नल पार्टीज ऐड हो जाती हैं, और दूसरा होता है 720 डिग्री। याद रखिएगा 720 डिग्रीज में जैसे 360 डिग्री एक बार हो रहा है, तो 720 में वही चीज आपकी 2 बार होती है। तो उससे एक मजबूत हमको यहाँ पर फीडबैक मिल जाता है जब हम अप्रेज करने वाले होते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन का बेसिक डिफरेंस क्या है? सो गाइज, जॉब एनालिसिस में वी आर टॉकिंग अबाउट दी पर्सन एंड जॉब बोथ। हम यहाँ पर दोनों की बात करते हैं, पर्सन की भी और जॉब की, तभी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस
दोनों ही लेकर आते हैं, हम जॉब भी लेते हैं और जॉब होल्डर भी लेते हैं। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दी जॉब इवैल्यूएशन, इन दैट केस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी जॉब। यहां पर हम पर्सन की बात नहीं करते हैं। जितना भी हम पैसा दे रहे हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड टू दी जॉब। सिर्फ और सिर्फ हम जॉब की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जॉब की वैल्यू, जॉब की वर्थ के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? सो एज यू आई नो कि सभी को पता है, ग्रेप वाइन मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ ग्रेप वाइन में आपके नेटवर्क आते हैं। वो नेटवर्क कौन कौन से हैं? याद रखो, चैन नेटवर्क, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। इसकी डिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखो, चैन, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर, ये 4 इसके नेटवर्क होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक मतलब हम कह सकते हैं कि फंक्शनल डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? जब प्रोजेक्ट और फंक्शनल दोनों साथ में मिल जाते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेम इज, बिल्कुल ठीक, मैट्रिक्स, है ना? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होता है। और जैसा मैंने पहले पूछा था कि यूनिटी ऑफ कमांड मैट्रिक्स में काम क्यों नहीं करता, तो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में दो आपकी यहां पर सिस्टम जुड़ रहे हैं, फंक्शन भी जुड़ रहा है और प्रोजेक्ट भी जुड़ रहा है। इसके चलते वन एम्प्लॉय हैव 2 बॉस, उसको फंक्शन वाले को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और प्रोजेक्ट वाले को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर काम नहीं करेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसी तरह के और भी कई सारे जो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन के लिए हम लेकर आएंगे फिर से, और लाइव क्लास में उसको करेंगे। सो बी रेडी फॉर इट। अपने आप को बिल्कुल ऐसे तैयार रखिएगा कि अगर ऑप्शन ना दिए जाएं तब क्या करोगे, क्योंकि पीएचडी के इंटरव्यूज में ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होते, वहां पर आपको खुद आंसर करने पड़ता है अपने माइंड से, राइट? सो हमें उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है? तो इस तरह के सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और इस तरह का सेशन लाइव अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।